List of CSR under section 135 of Companies Act 2013. मेन पॉइंट्स दिए हैं सीएसआर में, आपने जो पढ़े हैं ये सीएसआर चैप्टर में ये 4 मेन चीजें थी जो आपने पढ़ी हैं। पहली है कॉन्स्टिट्यूट सीएसआर कमेटी। सीएसआर कमेटी आपको कॉन्स्टिट्यूट करनी थी। सीएसआर कमेटी में कितने पर्सन, कितने डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर होने चाहिए एटलीस्ट 3, और उनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और इनकेस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर नहीं है तो 2 और मोर डायरेक्टर्स। वो प्राइवेट कंपनी जिसमें सिर्फ 2 ही डायरेक्टर है, 2 ही डायरेक्टर को बना देंगे। अगर फॉरेन का ब्रांच ऑफिस वगैरह है तो 2 पर्सन होने चाहिए और उनमें से एक रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। दूसरा आपको फॉर्मुलेट करनी है क्या, सीएसआर पॉलिसी। कौन फॉर्मुलेट करता है सीएसआर पॉलिसी को, सीएसआर कमेटी। बट इसकी जो अप्रूवल है वो कहां से होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। अब पॉलिसी में क्या लिखी जाएंगी, पहला लिस्ट ऑफ वो एक्टिविटीज लिखी जाएंगी जो कंपनी कर सकती है, जो एज पर शेड्यूल 7 कंपनी ने सीएसआर पॉलिसी में लिखा है। दूसरा मॉनिटर कैसे करना है उसका प्रोसीजर भी कहां लिखा है, सीएसआर पॉलिसी में लिखा है। तो मॉनिटरिंग में बाकी सारी चीजें शामिल है कि एक्सपेंडिचर कितना करना है, कौन सी एक्टिविटी नॉर्मल एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी सीएसआर वाली एक्टिविटी है। ये सारी चीजें कहां लिखी थी, सीएसआर पॉलिसी में लिखी थी। तो फॉर्मुलेट करना है सीएसआर पॉलिसी, बट अप्रूवल के लिए किसके पास गए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव भी करी थी, प्लस साथ ही साथ अपनी रिपोर्ट का पार्ट भी बनाया था, और कंपनी की वेबसाइट पे भी सीएसआर पॉलिसी डाली थी। टाइम टू टाइम मेंटेन भी करना किसका काम था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। स्पेंड कितना करना है आपको, 2%। 2% किसका, लेकिन एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स ऑन सीएसआर एक्टिविटीज। तो नॉट नेट प्रॉफिट का 2%, लेकिन नेट प्रॉफिट 3 साल का एवरेज का जितना आएगा उसका 2%। 2% आपको क्या करना है, सीएसआर के लिए खर्च करना है। 2% आपको सीएसआर के लिए खर्च करना है। डिस्क्लोजर ऑफ कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी एंड सीएसआर पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन कहाँ, बोर्ड रिपोर्ट में। क्योंकि जो एनुअल रिपोर्ट बनी थी वो किसका पार्ट थी, बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट थी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि डिस्क्लोज क्या करना था, कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी, सीएसआर पॉलिसी, और उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे, बोर्ड रिपोर्ट में। अब वो कह रहे गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सीएसआर पोर्टल मेंटेन किया है। गवर्नमेंट ने एक सीएसआर पोर्टल मेंटेन किया है। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए नेशनल सीएसआर पोर्टल csr.gov.in. द नेशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाटा पोर्टल is an initiative by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, to establish a platform to disseminate corporate social responsibility related data and information filed by the companies registered with it. अब वो कह रहे कि जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड है उनको क्या करना है, हर साल अपना डाटा अपलोड करना है। कहाँ पर, इस पोर्टल पे। अब ये पोर्टल इसलिए बनाया गया है ताकि लोग रिसर्च वर्क कर सके इस चीज के ऊपर कि सीएसआर में जनरली कितना खर्च हो रहा है इंडिया में एक साल में, और कौन सी कंपनी किस एक्टिविटी को प्रेफर कर रही है। क्योंकि जो स्कॉलर होते हैं ना, जो ये पीएचडी स्कॉलर होते हैं, ये इसी तरह के प्रोजेक्ट पे ही तो क्या करते हैं, रिसर्च थीसिस लिखते हैं और ये सब चीजें करते हैं। तो वो तभी पॉसिबल होगा ना जब एक ऐसा डाटा बैंक, कॉमन डाटा बैंक बनाया जाए जहां पे हर कंपनी जिसपे सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी है उसका सीएसआर डाटा अवेलेबल हो। इसीलिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया सीएसआर पोर्टल। पर्पस है डिसेमिनेट करना सीएसआर रिलेटेड डाटा एंड इंफॉर्मेशन filed by the company registered with it. National CSR portal has all data related to CSR activities in India. तो इंडिया में जितनी भी एक्टिविटीज हो रखी है इनके रिगार्डिंग इनके पास क्या है, डिटेल है। कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो उसके रिगार्डिंग पॉइंट। नेट प्रॉफिट जो आपने पढ़ा ऊपर अभी, तो नेट प्रॉफिट शैल नॉट इंक्लूड सच सम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल बी कैलकुलेटेड इन अकॉर्डिंग विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 198। अब ये नेट प्रॉफिट कौन से नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है, जो हमने लिमिट्स में पढ़ा था वो नेट प्रॉफिट, ये जो हमने एक्सपेंडिचर में पढ़ा था वो नेट प्रॉफिट। एक्सपेंडिचर में जो हमने पढ़ा है उस नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है, उस नेट प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा है जो हमने लिमिट फाइंड आउट करने के लिए देखी थी कि सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है। तो नेट प्रॉफिट एज पर एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 135 सबसेक्शन 5, नेट प्रॉफिट शैल नॉट इंक्लूड सच सम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड and shall be calculated in according with provision of section 198.
तो ये 198 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। अब 198 में लिखी है कि कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है और कौन सी चीजें इंक्लूड जो आपने कर रखी है उनको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। मतलब वो चीजें जो आपने इंक्लूड नहीं करी उनको इंक्लूड करने के लिए बोलेगा, और जो चीजें आपने ऑलरेडी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए इंक्लूड करी थी उनके एक्सक्लूजन की बात करेगा कि आपको अब उन्हें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। नेटवर्थ, टर्नओवर एंड नेट प्रॉफिट आर टू बी कंप्यूटेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 198। अब इसने बात कर दी वो लिमिट वाली, कह रहे लिमिट के लिए भी जो आपने नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट काउंट किया है उसे भी किसके अकॉर्डिंग ही काउंट करना है, 198 के अकॉर्डिंग ही काउंट करना है। लेकिन कंपनी जो जिसका ब्रांच ऑफिस इंडिया में है या जिसका प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया में है उसके ऊपर तो कंपनी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तो वो कैसे बनाएंगे, तो उनके लिए अलग से सेक्शन 380 रखा गया है। 380 फॉरेन कंपनी से डील करता है, और 381 में लिखा है कि वो कंपनियां जो इंडिया की नहीं है वो कैसे अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगी और कैसे 198 को भी कंप्लायंस करेंगी। तो नेटवर्थ, turnover and net profit are to be computed in terms of section 198 of the Companies Act 2013 as per net profit statement prepared by the company in terms of section 381 subsection 1 clause A and section 198 of the act. Every company will have to report its standalone net profit. अब देखो, अब ये इससे क्या चीज समझ में आई कि कंसोलिडेटेड तो हो ही सकता है ना, एक्सीड कर जाए। मतलब जिस कंपनी की सब्सिडरीज एसोसिएट हैं तो वो अगर कंसोलिडेट करेगी तो कंसोलिडेट वाले में तो बहुत सी कंपनी ऐसे निकल आएंगे जिनका टर्नओवर या नेटवर्थ या फिर नेट प्रॉफिट किससे लिमिट से पार कर जाए, वो जो 3 लिमिट थी उससे पार कर जाए। इसीलिए हमें कैलकुलेट करते हुए सिर्फ किसका ध्यान रखना है, स्टैंड अलोन का ध्यान रखना है कि जो आपकी सिर्फ आपकी बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंग चीजें कैलकुलेट करनी है। Every company will have to report its standalone net profit during a financial year for the purpose of determining whether or not it trigger the threshold criteria as prescribed in section 135 subsection 1. अब वो कह रहे हैं अगर इंडियन कंपनी है तो क्या है, the CSR rule have clarified the manner in which company's net worth will be computed to determine if it fit in the spending norm. In order to determine the net profit, dividend income received from another Indian company और प्रॉफिट मेड बाय कंपनी फ्रॉम इट्स ओवरसीज ब्रांच हैव टू बी एक्सक्लूडेड। अब ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि ये चीजों को एक्सक्लूड करना है अगर आपने अपने नेट प्रॉफिट का इनको पार्ट बनाया था। ये चीजें क्या करनी है, आपको एक्सक्लूड करनी है। किससे, नेट प्रॉफिट काउंट करते हुए, नेट प्रॉफिट काउंट करते हुए अगर आपने नेट प्रॉफिट में इनको शामिल कर रखा था। अगर एक इनकम आई है, कौन सी इनकम, डिविडेंड इनकम, किससे, दूसरी इंडियन कंपनी से। एक कंपनी को, इंडियन कंपनी को दूसरी इंडियन कंपनी से डिविडेंड इनकम आई है तो वो किसका पार्ट नहीं बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं बनेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, उसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। या प्रॉफिट अगर आपका आया है कहां से, ओवरसीज ब्रांचेस से भी आया है, तो एक कंपनी के बाहर भी बिजनेस चल रहे थे, बाहर के बिजनेस से जितना नेट प्रॉफिट कमा कर आए हैं वो नेट प्रॉफिट भी किसका पार्ट नहीं है, उस नेट प्रॉफिट का पार्ट नहीं है जो हम यहाँ पे 198 में कैलकुलेट कर रहे हैं। ये सिर्फ 198 के लिए कह रहा है कि आपने देखो नॉर्मल नेट प्रॉफिट निकाल लिया होगा, सब कुछ इंक्लूड करके निकाला होगा, चाहे फॉरेन से आया चाहे कहीं से आया। अब वो बोला आपने नेट प्रॉफिट जो निकाला है, 198 ने ये बोला कि वन नेट प्रॉफिट जो आपने नॉर्मली निकाला है उसमें से डिविडेंड इनकम, उसमें से प्रॉफिट, ये दोनों चीजें माइनस कर दो। अब जो प्रॉफिट आ रहा है ना उस प्रॉफिट का 2% एवरेज और ये सब चीजें आपको खर्च करनी है। तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट, डिविडेंड इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अनदर इनकम इंडियन कंपनी और प्रॉफिट मेड बाय कंपनी फ्रॉम इट्स ओवरसीज ब्रांच हैव टू बी एक्सक्लूडेड। Moreover, 2% CSR is computed as a 2% of average net profit made by the company during the immediately preceding 3 financial year, 3 सालों को कंसीडर करके। अगर एक कंपनी फॉरेन कंपनी है तो क्या होगा, CSR रूल प्रिस्क्राइब दैट इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी जिसका ब्रांच ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया में है तो CSR के प्रोविजन तो उस पर भी एप्लीकेबल है, ये बात तो हमने पहले ही पढ़ ली। CSR रूल फर्दर प्रिस्क्राइब द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फॉरेन कंपनी will be prepared in according with section 381 subsection 1 clause A and net profit किसके according calculate करना है, 198। It is not clear as to how the computation of net worth or turnover will be arrived in case of branch or project office of a foreign company। हालांकि लॉ में प्रिस्क्राइब ही नहीं है कि इनका जब टर्नओवर और नेटवर्थ काउंट करेंगे
तो उसको काउंट कैसे करना है, कैसे फाइंड आउट करना है। नेट प्रॉफिट के तो लिख लिया कि 381 सबसेक्शन 1 क्लोज ए प्लस 198 दोनों को ध्यान में रख के नेट प्रॉफिट निकाल दो, लेकिन नेटवर्थ और टर्नओवर के लिए कैसे फाइंड आउट करना है उसका तरीका आज तक नहीं बताया है, तो ये लाइन एज इट इज उन्होंने लिख दी। प्रॉफिट फ्रॉम एनी ओवरसीज ब्रांच ऑफ ए कंपनी इंक्लूडिंग दोज ब्रांच दैट आर ऑपरेटेड एज ए सेपरेट कंपनी वुड नॉट बी इंक्लूडेड। तो कह रहे कि प्रॉफिट, ये जो ऊपर अभी आपने वर्ड पढ़ा इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि प्रॉफिट फ्रॉम एनी ओवरसीज ब्रांच का मतलब वो प्रॉफिट चाहे उन ब्रांचेस से आया हो, चाहे सेपरेट कंपनी की तरह ऑपरेट कर रही है आउटसाइड इंडिया, वो भी इंक्लूड नहीं की जाएंगी इन कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। बिसाइड्स डिविडेंड इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अनदर कंपनी इन इंडिया will need to comply with CSR obligation would need not be included in computation of net worth। ऊपर वाले दोनों पॉइंट को बस थोड़ा सा एक्सप्लेन किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन आगे समझ में, तो नेट प्रॉफिट भी हो गया, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, और अगला टॉपिक तो पहले ही कर लिया था, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हमने कर ली, गिस्ट कर लिया, मतलब मेन पॉइंट्स हमने समझ लिए कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। सीएसआर पोर्टल आ गया समझ में, अनेक्सर 1 हमने कर लिया। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। वेदर द सीएसआर एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी कैन बी क्लेम्ड एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर। क्या एक साल में जो सीएसआर में खर्चा किया है अगले साल कंपनी अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंडिचर में डाल सकती है? कंपनी ने इस साल 2% खर्च किया, कंपनी ने इस साल 2% खर्च किया किस चीज में? सीएसआर में। क्या अगले साल की, इस साल की जब बैलेंस शीट अगले साल बनेगी या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगले साल बनेगा, तो क्या कंपनी नॉर्मल एक्सपेंडिचर में सीएसआर एक्सपेंडिचर को डाल देगी? कि हमने पिछले साल 2% का खर्चा सीएसआर पे करा है, तो ये हमारे कंपनी का क्या माना जाए? बिजनेस एक्सपेंडिचर माना जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। अमाउंट स्पेंड बाय द कंपनी टुवर्ड्स सीएसआर कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर। द फाइनेंस एक्ट 2014 प्रिस्क्राइब दैट any expenditure incurred by SSC on activities relating to CSR referred in section 135 shall not be deemed to be a expenditure incurred by the SSC for the purpose of business or profession। चाहे बिजनेस इनकम हो चाहे प्रोफेशन हो, जहां भी आपको काउंट करना है उसके लिए। ये कुछ वर्ड्स अलग अलग हो गए हैं, एक साथ कर लेना। ये प्रोफेशन यहीं पर आएगा, बस वो आगे हो गया थोड़ा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है क्योंकि आईसीएसआई इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। क्वेश्चंस का ध्यान रखना है, क्वेश्चन को समझना बड़ा जरूरी है। क्या सीएसआर पे जो खर्चा किया है वो कंपनी का नॉर्मल खर्चा माना जाएगा या नॉर्मल खर्चे में शामिल किया जाएगा? तो कह रहे हैं नहीं शामिल किया जाएगा। और फाइनेंस एक्ट 2014 ने क्लियरली बोला कि सीएसआर के लिए जो खर्च करोगे वो आपका नॉर्मल एक्सपेंडिचर नहीं है। बट टैक्स बेनिफिट कैन बी अवेल्ड अंडर सीएसआर। क्या सीएसआर से कोई टैक्स बेनिफिट मिल सकता है? भाई जैसे हम डोनेशन देते हैं तो डोनेशन से क्या होता है, हमें एग्जम्पशन मिल जाती है अगले साल कुछ। अगर हमने इस साल डोनेशन किया तो 80 वाले सेक्शन में क्या मिल जाती है हमें, 80C या जो भी है उसमें हमें क्या मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है कि आपने पिछले साल इतना दान किया है। तो दान आपने अगर ऐसे ट्रस्ट सोसाइटी को किया है जो जहां से रजिस्टर्ड हो, जो टैक्स एग्जम्पशन दे सकते हो, तो अगर हमने उनको दिया है, उनमें स्पेंड किया है, तो क्या टैक्स बेनिफिट मिल सकता है इस बार? नहीं मिल सकता। तो आप कर ही नहीं सकते, ऐसी चीजों में नहीं करना है, ठीक है। तो नो स्पेसिफिक टैक्स एग्जम्पशन हैव बीन एक्सटेंडेड टू सीएसआर एक्सपेंडिचर पर से, क्योंकि वो भी तो किसके लिए ही था, लोगों की अच्छाई के लिए खर्च किया, और उसपे भी आप क्या मांग रहे हो, उसको करके आप एहसान जता रहे हो कि टैक्स एग्जम्पशन दो लाओ। तो गवर्नमेंट ने बोला टैक्स एग्जम्पशन उन चीजों में मिलेगी जो आपने वॉलंटरली करी हो। ये तो लॉ में लिखा है और हमने जबरदस्ती करवाया है आपसे, क्योंकि आप तो नहीं करने वाले थे अदरवाइज। तो ये हमने कराया है, इसीलिए आप चाहे किसी के भी थ्रू करो, लेकिन आपको क्या नहीं मिलेगा, टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपने जो खर्चा किया है। क्या हो गया भाई, बैठी तो ऐसे है जैसे जबरदस्ती बिठा रखा हो, कहीं घूम के आना है तो चली जा, कहीं जाना हो तो छोड़ दे बैग को, नींद तो इसी की वजह से आ रही है। बट टैक्स बेनिफिट कैन बी अवेल्ड अंडर सीएसआर, कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है। आपने चाहे एनजीओ को दिया हो, चाहे किसी भी मंदिर ट्रस्ट में दिया हो, कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं है। The Finance Act 2014 also clarifies that expenditure on the CSR does not form part of business expenditure, while no specific tax exemption has been granted to expenditure incurred on CSR. Spending on several activities like contribution to Prime Minister Relief Fund, scientific research, rural development program, skill development program, agriculture extension project, which find place in Schedule 7,
ऑलरेडी इंजॉय एग्जाम्पशन अंडर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स, इनको ऑलरेडी इनकम टैक्स अलग से में एग्जाम्पशन अलग से मिल रही है। तो अब अगर एक्सपेंडिचर करते हो इन चीज इस तरह के, तो वहां से कोई एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। वेदर ए होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग और ए सब्सिडरी कंपनी विच फुलफिल द क्राइटेरिया, उनको भी कंप्लाई करना है। देखो क्या लिखा है, वेदर ए होल्डिंग और ए सब्सिडरी कंपनी विच फुलफिल द क्राइटेरिया अंडर सेक्शन 135 हैज टू कंप्लाई विद सेक्शन 135 इवन इफ होल्डिंग और सब्सिडरी इटसेल्फ डज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया, चाहे वो खुद नहीं कर रहे हैं। तो हमने तो क्या पढ़ा था, सीएसआर उसी को ही करना है जिसकी लिमिट क्रॉस होगी। तो अगर होल्डिंग की क्रॉस हो रही है तो होल्डिंग को करना है, सब्सिडरी की क्रॉस हो रही है तो सब्सिडरी को करना है। हमने तो एक सिंपल पॉइंट पढ़ा था कि अगर फॉरेन की होल्डिंग कंपनी है और वो खर्च कर रही है सब्सिडरी के थ्रू, तो वो सब्सिडरी का हम एक्सपेंडिचर मान लेंगे। वो सिर्फ एक पॉइंट था। अदरवाइज अगर होल्डिंग कंपनी, मान लो होल्डिंग कंपनी का स्टेटस खत्म कर दो, तो वो क्या है, एक कंपनी। तो एक कंपनी ने अगर क्रॉस करी है तो सिर्फ उसी पे एप्लीकेबिलिटी है या उसकी सब्सिडरी पे भी है? सिर्फ उसी पे है। इसी तरह अगर सब्सिडरी ने क्रॉस किया तो होल्डिंग को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा या सब्सिडरी को? सब्सिडरी को ही करना है। तो क्या ये होल्डिंग सब्सिडरी की वजह से एक दूसरे के ऊपर ऑब्लिगेशन आती है? जिसने क्रॉस करी ऑब्लिगेशन उसी के ही ऊपर है। तो होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी डज नॉट हैव टू कंप्लाई विद सेक्शन 135 अनलेस द होल्डिंग और इट्स सब्सिडरी इटसेल्फ। तो इटसेल्फ बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि जब तक आप खुद क्या नहीं करते, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते, क्राइटेरिया सेटिस्फाइड नहीं करते, तब तक आपके ऊपर कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। वेदर प्रोविजन ऑफ सीएसआर आल्सो एप्लीकेबल ऑन सेक्शन 8 कंपनी, क्या सेक्शन 8 कंपनी पे भी एप्लीकेबल है? क्यों नहीं है? सेक्शन 8 कंपनी का टर्नओवर या कुछ चीजें क्रॉस कर गई तो क्या करेंगे? वो भी करेंगे हैं? तो पहले ही कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सीएसआर पे और कर लो। क्या हाँ, उनको देख के प्रोविजन बनाया गया है, लेकिन लॉ का प्रोविजन तो सबको फॉलो करना है ना। अगर उनके काम बेटर हैं और गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर दिया है तो फिर उनको नहीं करना है, लेकिन उनके काम इसी तरह के हैं और बेटर नहीं है या इससे भी कम है तो उनको तो करना पड़ेगा ना। फिर देखो क्या लिखा है, सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट रीड एवरी कंपनी। तो पहला ही वर्ड क्या था? एवरी कंपनी, चाहे वो कोई भी हो। फिर चाहे सेक्शन 8 है, चाहे उसके काम प्रॉफिट वाले नहीं है, तो भी उसके ऊपर भी ऑब्लिगेशन एक तरह से डाल दी गई है। नो स्पेसिफिक एग्जाम्पशन इज गिवन टू सेक्शन 8 विद रिगार्ड टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 135 एंड सेक्शन 8 कंपनी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो सीएसआर प्रोविजन। क्योंकि हो सकता है ना, इनके जो देखो एनजीओ हो सकता है ये जो ऊपर काम लिखे इनके अलावा कोई और काम कर रही हो, तो वो काम कौन से वाले नहीं है? सीएसआर वाले नहीं है, क्योंकि सीएसआर वाले काम वही कहलाएंगे जो शेड्यूल 7 में लिखे हैं। इसके अलावा एनजीओ कोई और काम कर रही है और वो वहां से प्रॉफिट कमा रही है, वो प्रॉफिट को बांट नहीं सकती, लेकिन प्रॉफिट के लिए काम तो करती है वो भी। देखो प्रॉफिट अर्न तो कहीं ना कहीं वो कर रही है, लेकिन प्रॉफिट जितना अर्न होगा वो प्रमोशन में खर्च होगा, वो बांटा नहीं जाएगा। इसी को कहते हैं सेक्शन 8 कंपनी की जो बनी है फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स और ये चीज। दूसरा पॉइंट, जिसमें पैसा एज ए डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, जिसमें पैसा तो आ रहा है लेकिन कैसे आ रहा है, अलग अलग तरीके और सब चीजें हैं। तो वो भी अगर टर्नओवर, नेटवर्थ इनके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर गए तो उन्हें भी 2% सीएसआर वाली एक्टिविटीज पे, क्योंकि हो सकता है आपकी एक्टिविटी सीएसआर में लिखी वो जो शेड्यूल 7 है उस वाली ना हो, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? 2% का खर्चा करना पड़ेगा। Whether display of CSR policy of a company on website is mandatory, क्या मैंडेटरी है आपको वहां पे डिस्प्ले करना? अगर कंपनी की वेबसाइट है तो मैंडेटरी है, अगर कंपनी की वेबसाइट है तो मैंडेटरी है। एज पर सेक्शन 135 सबसेक्शन 4, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट रिकमेंडेशन अप्रूव द सीएसआर पॉलिसी एंड डिस्क्लोज द कंटेंट ऑफ इट्स इन इट्स रिपोर्ट एंड सेम शैल बी डिस्प्लेड ऑन कंपनी वेबसाइट इफ एनी। अगर कंपनी की वेबसाइट है तो, और वेबसाइट नहीं है तो फिर नॉट मैंडेटरी। वेदर रिपोर्टिंग ऑफ सीएसआर इज मैंडेटरी इन बोर्ड रिपोर्ट, यस मैंडेटरी है ना। तो 1 अप्रैल 2014 से ये बात लिख दी गई थी कि एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर किसका पार्ट बनेगी? बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट बनेगी। क्या मैंडेटरी है फॉरेन कंपनी को भी रिपोर्ट देना सीएसआर एक्टिविटी पे? क्या फॉरेन कंपनी के लिए भी मैंडेटरी है? मतलब फॉरेन कंपनी का जो ब्रांच ऑफिस इंडिया में है और जिसने सीएसआर के प्रोविजन कंप्लाइंस करने हैं, क्या उसे भी रिपोर्ट बनानी है? लेकिन वो रिपोर्ट फिर कहां देंगे? क्योंकि उनके ऊपर तो बोर्ड रिपोर्ट का प्रोविजन नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर बोर्ड रिपोर्ट का प्रोविजन नहीं है, तो वो कैसे फिर अपना डिस्क्लोज करेंगे?
तो उन्होंने क्या बोला कि वो बैलेंस शीट के पार्ट के तौर पे डाल देंगे, बैलेंस शीट का पार्ट बना देंगे किसको, सीएसआर वाली रिपोर्ट को। इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी द बैलेंस शीट फाइल्ड अंडर सब क्लोज बी सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 138 shall contain a disclosure regarding report on a CSR। तो बैलेंस शीट का एक पार्ट बना दिया, बैलेंस शीट के साथ आपने एक एनेक्स्चर के तौर पे क्या लगा दी, रिपोर्ट ऑन CSR। क्यों? क्योंकि बोर्ड रिपोर्ट सिर्फ इंडियन कंपनी पे एप्लीकेबल है, बोर्ड रिपोर्ट फॉरेन कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, बोर्ड रिपोर्ट फॉरेन कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। Can the unspent amount from out of minimum required CSR expenditure be carried forward to the next year? क्या आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट ईयर? भाई नेक्स्ट ईयर उसे लेके जा सकते हो, कोई अमाउंट इस साल खर्च नहीं हुआ तो अगले साल खर्च कर दूं, क्या वो अगले साल का पार्ट माना जाएगा या पिछले साल का ही पार्ट है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इस साल में खर्च नहीं हुआ तो अगले साल में आप खर्च कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, क्योंकि अभी प्रोविजन येट टू बी नोटिफाइड है, वो वाले, वो 6 महीने वाले, वो 6 महीने वाले अभी येट टू बी नोटिफाइड है। तो इसका मतलब अभी क्या हो सकता है, एक साल का बचा हुआ दूसरे साल में खर्च हो सकता है, लेकिन पहले साल की बोर्ड रिपोर्ट में हम लिख देंगे रीजन क्यों स्पेंड नहीं हुआ था पूरा पिछले साल में ही। तो अगले साल की बोर्ड रिपोर्ट में सिर्फ ये लिख दिया कि इतना खर्च नहीं हो पाया पिछले साल में, तो इस साल खर्च कर सकते हो, कर देंगे। लेकिन जो इस साल खर्च हुआ है, लेकिन वो आया अगर पिछले साल से, तो वो इस साल का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है, पिछले साल का ही। तो बोर्ड इज फ्री टू डिसाइड whether any unspent amount from out of minimum required CSR expenditure is to be carried forward to the next year। बोर्ड फ्री है ये डिसाइड करने में। However, carry forward should be over and above the next year allocation। लेकिन ये जो आप लेके गए हो ये उससे अलग है, जो आपको अगले साल 2% खर्च करना है, उससे अलग है, ये उसका पार्ट नहीं है, इसीलिए लिखा है ओवर एंड अबोव। नेक्स्ट ईयर के CSR एलोकेशन से ये अलग है, ये उसका पार्ट नहीं है। What is the role of government in monitoring implementation of CSR by company under the provision of Companies Act 2013? क्या यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का रोल रखा गया मॉनिटर करने का? नहीं रखा गया, क्योंकि गवर्नमेंट आप पे ट्रस्ट कर रही है कि आप ये CSR आपको करना चाहिए, क्योंकि आप सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो, इसीलिए आपके ऊपर हम कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं बिठा रहे हैं जो CSR पॉलिसी देखे कि आपने क्या बनाई है, किस तरह की बनाई है, ऐसा कोई काम नहीं है। The main thrust and spirit of law is not to monitor but to generate conducive environment for enabling corporate to conduct themselves in a socially responsible manner while contributing toward human development goal of the country। अब वो कह रहे हैं कि लॉ लगाने का मेन पर्पस मॉनिटर करना नहीं होता, लॉ लगाने का मेन पर्पस है कि एक एंटिटी को एलिजिबल या एक एंटिटी को ये फील कराना है कि आप सोसाइटी में काम कर रहे हो, तो आप सोसाइटी के रिगार्डिंग कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है, तो खर्च तो कुछ आपको भी करना चाहिए as a human development goal। The existing legal provision like mandatory disclosure, accountability of CSR committee, board, provision for audit committee provide sufficient safeguard in this regard। Government has no role to play in monitoring and implementation of CSR by the companies। Already कुछ mandatory provision बना दिए गए हैं, बोर्ड को ध्यान रखना और ये सब चीजें, तो इसीलिए CSR कमेटी की गवर्नमेंट के रोल की जरूरत नहीं है। Can CSR फंड be utilized to a fund government scheme? क्या CSR फंड का यूज आप गवर्नमेंट की किसी स्कीम के लिए कर सकते हो? कौन सी स्कीम के लिए कर रहे हैं गवर्नमेंट? क्या नहीं, योजना है कोई, मतलब ये गवर्नमेंट की कोई योजना है? ये तो राहत कोष है, ऑलरेडी एक फंड है जो राहत देने के लिए बनाया गया है। क्या गवर्नमेंट की कोई स्कीम है? स्कीम मतलब सब्सिडी स्कीम, स्कीम मतलब नेशनल पेंशन स्कीम या किसी भी तरह की जो गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आती है। फॉर एग्जांपल जनधन योजना स्कीम आई, या अटल पेंशन योजना, ये स्कीम है गवर्नमेंट की, या PMKVY प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, ये स्कीम है गवर्नमेंट की। क्या अगर इनको देते हो तो भी CSR एक्सपेंडिचर होगा? क्या आपने कहीं पे पढ़ा था उन एक्टिविटीज में जो शेड्यूल 7 थी? नहीं पढ़ा, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये डिपेंड करेगा कि भाई गवर्नमेंट आने वाले टाइम में अगर कह दे कि इसमें अगर आपने फंड में डाला तो वो भी, वो स्कीम में डाला तो भी CSR है, तो ही CSR एक्सपेंडिचर, अदरवाइज नहीं। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन इज इंडीड टू इन्वॉल्व द कॉर्पोरेट इन डिस्चार्जिंग देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद देयर इनोवेटिव आइडिया, मैनेजमेंट स्किल एंड विद ग्रेटर एफिशिएंसी एंड बेटर आउटकम्स। इस प्रोविजन को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कंपनियां हैं वो आगे आए क्या करने में, CSR करने में। Therefore, CSR should not be interpreted as a source of financing the resource group in government scheme। तो इसीलिए CSR को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि CSR एक फंड
लेने का एक तरीका है जो, और फंड जो कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट की स्कीमों में जाएगा। यूज ऑफ कॉर्पोरेट इनोवेशन एंड मैनेजमेंट स्किल इन द डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड is at the core of CSR implementation by the company. In principle, CSR fund of a company should not be used. तो आंसर ये रहा आपका, in principle, CSR fund of a company should not be used as a source of funding government scheme. CSR project have a longer multiplier effect than that under the government scheme. उसका impact अलग है, अलग चीजों को ध्यान में रख के वो बनाई गई है. However, under CSR provision and rule made thereunder, board of eligible companies competent to take decision on supplementing any government scheme, provided scheme permit corporate participation and all provision of 135 of the act and rules are complied by the company. हालांकि बोर्ड चाहे तो कर सकता है, लेकिन उन्हीं स्कीम्स में करेगा जिन स्कीम्स में अलाउड है कि कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ एंटर कर सकता है. इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने में, कोई किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने में अगर कोई कॉर्पोरेट की हेल्प गवर्नमेंट ने लिखी है कि ली जा सकती है, तो फिर वहां पे सीएसआर के लिए कुछ क्वालिफाई कर जाओगे. अदरवाइज कोई भी सीएसआर सोर्स के लिए नहीं है कि फंड इकट्ठा करो गवर्नमेंट स्कीमों के लिए, ये इस चीज के लिए नहीं बनी है. हाउ कैन कंपनीज विद स्मॉल सीएसआर फंड टेक अप सीएसआर एक्टिविटी इन ए प्रोजेक्ट और प्रोग्राम? एक वेल डिजाइन्ड सीएसआर प्रोजेक्ट और प्रोग्राम कैन बी मैनेज्ड विद इवन स्मॉल फंड. फर्दर देयर इज प्रोविजन इन सीएसआर पॉलिसी सच कंपनी कैन कंबाइन their CSR program with other similar companies by way of pooling their CSR resources. वो कह रहे हैं वो कंपनी जिसको करना ही 10-20 हजार रुपए खर्च है, मतलब आपका CSR ऑन एन एवरेज निकला 2%, 10,000, 20,000 तो निकल सकता है ना भाई. कंपनी ने देखो नेट प्रॉफिट 5 करोड़ कमाया है, पिछले 3 साल का एवरेज करना है. ये तो था, मान लो कंपनी ने 5 करोड़ भूल जाओ, मान लो कंपनी का टर्नओवर क्रॉस कर गया 1,000 करोड़ को, जबकि कंपनी का नेट प्रॉफिट 1 करोड़ से ऊपर कभी गया ही नहीं. तो 3 साल का आपने एवरेज निकाला, कितना निकला? 1 करोड़. अब 1 करोड़ का खर्च कितना करना है? सिर्फ 2%, कितना हो गया? तो इतना सा तो खर्च करना है. वो कह रही है कि 2 लाख में क्या करेंगे? कंपनी कह रही है कि 2 लाख बड़ी छोटी सी अमाउंट है, 2 लाख में खर्च ही कितना करेंगे? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल था, जिस कंपनी में मैंने काम किया, उस कंपनी ने का टर्नओवर 1,000 करोड़ के क्रॉस था, लेकिन कंपनी का ऑन एन एवरेज नेट प्रॉफिट 32-33 लाख से ऊपर था ही नहीं, क्योंकि वो सीए और ये सब लोगों के साथ वो सारी चीजें कर रखी थी. तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था ऑन एन एवरेज 3 सालों का मिला के सिर्फ 32 लाख रुपए था. अब 32 लाख का 2% कितना हो गया? 64,000 हुआ. अब 64,000 सिर्फ खर्च करना है, कौन सी एक्टिविटी पे खर्च करें? इतना तो खर्चा हो जाता है सीएसआर करने में. भाई मान लो 64,000 है, इसमें से मुझे सीएसआर पे खर्च करना है, कितने बच्चों को क्या एजुकेशन या कुछ प्रोवाइड करवा पाऊंगा? तो कह रहे हैं कि जिन कंपनी का सीएसआर बहुत थोड़ा फंड है, इवन ए स्मॉल फंड है, सीएसआर तो उनको भी करना है, लेकिन वो चाहे तो दूसरों के साथ कोलैबोरेट करके या दूसरों के साथ मिलके सीएसआर पे स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन करना तो आपको भी पड़ेगा. अब फॉर एग्जाम्पल मान लो सीएसआर करना है, आप खुद की एजेंसी के थ्रू मत करो, दूसरे की एजेंसी के थ्रू कर दो जिसके डेली रूटीन के काम यही है. तो उसके पास तो सीएसआर आता रहता होगा ना, आपके पास से कुछ आया, किसी कुछ दूसरे के पास से आया, तो वहां तो इकट्ठा हो ही गया. बस आपको क्या चाहिए? रिपोर्ट अलग चाहिए. तो उसको क्या बोलोगे? मेरे हिस्से का जो 64,000 है, जहां आपने खर्च किया, मुझे उसकी रिपोर्ट दे देना बस, क्योंकि मुझे अपनी सीएसआर रिपोर्ट में लिखना है कि मेरा जो 64,000 है, कंपनी कह रही है कि मेरा जो 64,000 है वो कहाँ लगा है, मुझे तो इसकी रिपोर्टिंग चाहिए. ठीक है, तो इवन स्मॉल फंड है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? सीएसआर के लिए खर्च करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये सीएसआर वाला टॉपिक आपका पूरा हो गया. किसी को कोई डाउट हो तो 1-2 दिन आया आपके पास, मतलब आराम से ले लेना, लेकिन कोई भी जो मंडे आएगा उस मंडे को नहीं तंग करेगा. मतलब ट्यूसडे को टेस्ट है क्या इसका? किसका रखा? अभी थर्सडे को है, सॉरी ये तो थर्सडे को ही है, तो मतलब वेडनेसडे को आप तंग नहीं करोगे. वेडनेसडे से पहले पूछ लो जिसके पूछने हैं, आपके पास एक आध दिन ही है. तो वेडनेसडे को यहाँ पर तब तक हूँ, मतलब यहाँ पे 6 बजे तक हूँ, तब तक आप डाउट ले लेना वेडनेसडे को, लेकिन 6 बजे के बाद नहीं.